So I've saved millions and millions of people. Because I really believe I'm a peacemaker. I'm a peacemaker. I do, actually. I think God is very proud of the job I've done. And that includes for religion. You know, we're protecting a lot of people. नाजरीन, इस दफा सवाल सिंपल नहीं है, इस दफा सवाल गंदा है। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लोग पीस मेकर कहते हैं, लेकिन जब हम लेयर्स हटाकर देखते हैं तो एक और चेहरा सामने आता है, पीस का ड्रामा और पीछे पीस पीस होती हुई दुनिया। आज ऐसे डिकोड में हम ट्रंप को न सपोर्टर की नजर से देखेंगे, न हेटर की, बल्कि विक्टिम की नजर से। और यहाँ सवाल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, सवाल यह है कि पीस का बोलकर वार का बिजनेस कौन करता है। डोनाल्ड ट्रंप की ब्लैक पॉलिसीज का सबसे ज्यादा वाजिया और खौफनाक पहलू इसराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है, जहां दुनिया के सामने अमेरिका अमन का दावा करता है, सीज फायर की बात करता है और मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया जाता है कि वाशिंगटन जंग रोकना चाहता है। लेकिन पर्दा उठता है तो तस्वीर बिल्कुल उलट होती है। ट्रंप के दौर में भी जब व्हाइट हाउस से बयानात आए कि इसराइल और गजा के दरमियान हीट कम करने की कोशिश हो रही है, उसी वक्त अमेरिका पिछले दरवाजों से इसराइल को एडवांस मिसाइल्स, प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करता रहा। ये सिर्फ असला नहीं होता, इसके साथ अरबों डॉलर की मिलिट्री एड, इमरजेंसी वेपन पैकेजेस और लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो जंग को खत्म करने की बजाय उसे जिंदा रखते हैं। ट्रंप की पॉलिसी का असल खेल यही है, डिप्लोमेसी का चेहरा दिखाकर मोरल लीडरशिप का कलेम और साथ ही आर्म्स इंडस्ट्री, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल और मिडल ईस्ट पर इन्फ्लुएंस को मजबूत करना। इस डबल गेम में गजा के शहरी, बच्चे और पूरी नस्लें सिर्फ कोलैटरल डैमेज बन जाती हैं, जबकि अमेरिका ग्लोबल स्टेज पर पीस ब्रोकर बनकर खड़ा होता है। ये वो ब्लैक पॉलिसी है जहां जंग रोकने के नारे लगते हैं, लेकिन जंग चलाने का फ्यूल खुद अमेरिका सप्लाई करता है। और ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मॉडल इसी खूनी बैलेंस पर खड़ा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप का पीस मेकर होने का सबसे बड़ा झूठ उस वक्त बेनकाब होता है जब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला एक कदम उठाया और अमेरिका खास तौर पर ट्रंप ने इसकी खुली मुखालफत की। अगर ट्रंप वाकई अमन का दावेदार होता तो वो इंटरनेशनल कानून के साथ खड़ा होता, ना कि उस लीडर के साथ जिस पर जंग, सिविलियन किलिंग्स और बच्चों की मौत के इल्जामात लगे। लेकिन ट्रंप ने आईसीसी के फैसलों को पॉलिटिकल कहकर रिजेक्ट किया, बल्कि इस अदारे को धमकियों और सैंक्शन तक का निशाना बनाया, सिर्फ इसलिए कि इसराइल और नेतन्याहू को बचाया जा सके। ये वो मोड़ था जहां पीस का मांस गिर गया। गजा में लाखों बच्चे और हजारों बेकसूर शहरी जब बॉम्ब्स, ब्लॉकेड्स और भूख से मर रहे थे, उस वक्त अमेरिका की सिर्फ एक पॉलिसी थी, इसराइल को हर हाल में शील्ड देना। और जब दुनिया का ज़मीर जागने लगा, प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और जेनोसाइड जैसे लफ्ज इस्तेमाल होने लगे, तब ट्रंप स्टाइल डिप्लोमेसी ने एक नया ड्रामा शुरू किया। सीज फायर टॉक्स, पीस ट्रीटीज, बैक चैनल नेगोशिएशंस, ताकि खून के दाग धोए जा सकें। ये पीस नहीं होता, ये इमेज मैनेजमेंट होती है। पहले जंग का ग्रीन सिग्नल दो, फिर जब टीवी स्क्रीन पर लाशें भर जाएं तो पीस इनिशिएटिव्स का झंडा उठा लो। ट्रंप का रोल यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो कत्ल के बाद काजी बनकर आता है और फिर हिस्ट्री को ये बेचने की कोशिश करता है कि अमेरिका ने जंग रोकी। हकीकत में जंग रुकी नहीं, सिर्फ नैरेटिव बदला गया और बच्चों की मौत को डिप्लोमेसी के लफ्जों के नीचे दफन कर दिया गया। And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're
And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को अगर गौर से देखा जाए तो एक वाज़िया पैटर्न सामने आता है। ये सिर्फ जंग या डिप्लोमेसी का मसला नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया को धीरे धीरे कमजोर करने की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ट्रंप खुले अल्फाजों में कम ही कहता है, लेकिन उसके फैसले बहुत कुछ बोलते हैं। मुस्लिम ममालिक पर प्रेशर, सैंक्शंस, प्रॉक्सी वार्स और आपस की डिवीजन को हवा देना। कभी मिडल ईस्ट में एक मुस्लिम मुल्क को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, कभी सेक्टेरियन टेंशंस को नजरअंदाज किया जाता है, और कभी इसराइल जैसी स्टेट को इतनी सपोर्ट दी जाती है कि पूरा रीजन इम्बैलेंस का शिकार हो जाता है। इस सब का नतीजा ये होता है कि मुस्लिम दुनिया यूनाइटेड होने की बजाय अपनी एनर्जी जंगों, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सर्वाइवल में ज़ाया करती रहती है। हमारा ओपिनियन यहाँ यह है कि ट्रंप असल में अमन नहीं चाहता, वो कंट्रोल चाहता है। कमजोर मुस्लिम मुल्क, डिवाइडेड मुस्लिम सोसाइटीज और एक ऐसी लीडरशिप जो वाशिंगटन पर डिपेंडेंट, यही उसका एंड गोल लगता है। इसलिए कभी पीस ट्रीटी का ड्रामा होता है, कभी वार ऑन टेरर का नया वरी, और कभी ह्यूमन राइट्स के लेक्चर्स, लेकिन ग्राउंड पर मुस्लिम बच्चे मरते रहते हैं, मुस्लिम शहर तबाह होते रहते हैं, और मुस्लिम आवाजें या तो दबा दी जाती हैं या एक्सट्रीमिस्ट लेबल कर दी जाती हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मॉडल असल में कहता है कि या तो सिस्टम का हिस्सा बनो या सिस्टम तुम्हें कमजोर कर देगा, और इस गेम में सबसे ज्यादा कीमत मुस्लिम उम्मत अदा कर रही है, सिर्फ जानों की नहीं बल्कि अपनी सियासी कुव्वत, इखलाकी पोजीशन और मुस्तकबिल की भी। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का एक और अंधेरा पहलू उस वक्त सामने आता है जब बात वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसे मामलात की होती है। ट्रंप के दौर में वेनेजुएला के खिलाफ जो कुछ हुआ वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि प्रेशर, साजिश और धमकियों का मिक्स था। सैंक्शन के जरिए इकोनॉमी को घुटनों पर लाना, इंटरनेशनल फोरम्स पर उसकी लीडरशिप को इलिजिमेट कहना और रजीम चेंज का खुला इशारा देना। निकोलस मादुरो के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स, बाउंटीज और लीगल प्रेशर का नैरेटिव इस तरह चलाया गया जैसे एक मुल्क का इलेक्टेड लीडर नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल हो। मकसद वाज़ेह लगता है, वेनेजुएला को कमजोर करो, सिस्टम को अनस्टेबल बनाओ और फिर उसके ऑयल रिजर्व्स जो दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन रिजर्व्स हैं उन पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस या कंट्रोल बढ़ाओ। ये अप्रोच गुंडों जैसी इसलिए महसूस होती है क्योंकि यहाँ कानून और सॉवरेनिटी से ज्यादा ताकत और दबाव का इस्तेमाल होता है। इस माइंडसेट का दूसरा चेहरा ग्रीनलैंड के मामले में नजर आता है, जहाँ ट्रंप ने स्टेरिटी को हासिल करने की बात ऐसे की जैसे कोई रियल स्टेट डील हो। डिप्लोमेसी के बजाय धमकियों, प्रेशर और पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए दुनिया को ये सिग्नल दिया गया कि अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्कटिक रूट्स हों, रेयर अर्थ मिनरल्स हों या मिलिट्री पोजीशनिंग, तो फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स सेकेंडरी हो जाते हैं। ये वो रॉ पावर पॉलिटिक्स है जहाँ एक सुपर पावर खुलेआम कह देती है या तो डील करो या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। इस पूरी तस्वीर में ट्रंप का असल गोल समझना मुश्किल नहीं रहता। रिसोर्सेज कंट्रोल और ग्लोबल डोमिनेंस, चाहे वेनेजुएला का ऑयल हो या ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक फ्यूचर, नैरेटिव एक ही है, अमेरिका फर्स्ट, बाकी दुनिया बाद। और यही से वो परसेप्शन पैदा होती है जो लोग गुंडागर्दी के लफ्ज में बयान करते हैं, जहाँ कानून से ज्यादा ताकत बोलती है और डिप्लोमेसी सिर्फ एक कवर बन के रह जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का एक और संगीन और खतरनाक पहलू यूक्रेन रशिया जंग में नजर आता है, जहां अमन के नारों के बावजूद असल खेल जंग को जिंदा रखने का लगता है। ट्रंप के दौर में पब्लिकली कहा जाता रहा अमेरिका एंडलेस वार नहीं चाहता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये रही यूक्रेन को मुसलसल एडवांस वेपन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल एड दी जाती रही, जिसका सीधा नतीजा ये निकला कि जंग खत्म होने की बजाय और गहरी होती चली गई। इस स्ट्रेटेजी का मरकज यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया था। मॉस्को को इकोनॉमिकली, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकली कमजोर करना, बिना अमेरिका के अपने फौजियों को सीधा मेटल फील्ड पर भेजे, ये एक प्रॉक्सी वार बन चुकी है, जहां खून यूक्रेनियन जमीन पर गिरता है लेकिन फायदा वाशिंगटन उठाता है। इसके साथ साथ ट्रंप की पॉलिसी ने अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री को भी जिंदा रखा। हर नया कॉन्फ्लिक्ट, हर नई टेंशन, नए वेपन कॉन्ट्रैक्ट्स, नए बायर्स और अरबों डॉलर की सेल्स। वर्ल्ड के मुख्तलिफ रीजन्स में इंस्टेबिलिटी इसलिए इग्नोर या इवन एनकरेज की जाती है क्योंकि जंग सिर्फ सियासत नहीं, एक बिजनेस भी है, और जो मुल्क इस गेम में अमेरिका की लाइन फॉलो नहीं करते, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो या दूसरे मुख्तलिफ स्टेट्स, उन पर सैंक्शंस, ट्रेड बैन्स और इकोनॉमिक पाबंदियां लगाकर उनकी इकोनॉमी को घुटनों पर लाने की कोशिश की जाती है। इस पूरी तस्वीर में ट्रंप का ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव वाज़िया हो जाता है, डायरेक्ट अमन नहीं बल्कि कंट्रोल काउस, जहां जंग इतनी चलती रहे कि दुश्मन कमजोर होता जाए, अलाइज डिपेंड करते रहें और अमेरिका वेपन्स, डॉलर और पावर के जरिए ग्लोबल सिस्टम पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता रहे। ये वो पॉलिसी है जहां जंग खत्म करना मकसद नहीं होता, बल्कि जंग को अपने फायदे के लिए मैनेज करना असल गोल बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के लेंस से देखा जाए तो वो अपने सपोर्टर्स के लिए ग्रेट लीडर इसलिए भी लगता है क्योंकि उसकी हर पॉलिसी का सेंटर अमेरिका का फायदा होता है, चाहे उसके लिए बाकी दुनिया को कीमत क्यों न अदा करनी पड़े। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मॉडल असल में एक रॉ डील है। यूएस इकोनॉमी, यूएस आर्म इंडस्ट्री, यूएस डॉलर और यूएस स्ट्रेटेजिक पावर को हर हाल में ऊपर रखना, जबकि अलायंस को भी प्रेशर में रखना और मुखालिफ मुल्कों को सजा देना। अमेरिका के अंदर ये लीडरशिप स्टैंड समझी जाती है, जॉब्स का नैरेटिव, वेपन एक्सपोर्ट्स, ट्रेड लेवरेज और ग्लोबल डोमिनेंस का तासुर। लेकिन अमेरिका के बाहर यही चीज थ्रेट बनकर सामने आती है। ट्रंप डिप्लोमेसी को पार्टनरशिप की बजाय ट्रांजैक्शन बना देता है। या तो अमेरिका का साथ खड़े हो जाओ या सैंक्शन, टैरिफ, पॉलिटिकल आइसोलेशन और इंस्टेबिलिटी का सामना करो। यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, एशिया हो या लतीन अमेरिका, ट्रंप के फैसले अक्सर लोकल लोगों के लिए महंगाई, जंग और कास लाते हैं, जबकि वाशिंगटन के लिए प्रॉफिट और कंट्रोल। इसलिए दुनिया के लिए ट्रंप एक ऐसा लीडर बन जाता है जो अमन का नहीं बल्कि प्रेशर का सिंबल है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की बजाय उन्हें लेवरेज के तौर पर यूज करता है। अमेरिका के अंदर वो स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट कहलाता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो सिस्टम का चेहरा है जो अपनी सर्वाइवल और सुपरमेसी के लिए काम करता है, चाहे उसका नतीजे में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, वार्स और ह्यूमन सफरिंग क्यों ना बढ़ जाए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सच ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद उसकी सबसे तेज और खतरनाक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बना, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस और डेमोक्रेटिक डिबेट को साइड पर रखकर सीधा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का सहारा लिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट की लंबी प्रोसेस के एक कलम से पूरी स्टेट मशीनरी को नई डायरेक्शन दे देता है, और ट्रंप ने इसी रास्ते को अपना प्राइमरी वेपन बना लिया। इमिग्रेशन हो, ट्रेड हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फेडरल इंस्टीट्यूशंस, हर जगह ट्रंप ने ऑर्डर के जरिए इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया। ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं थी, ये स्पीड प्लस शॉक डॉक्ट्रिन थी। पहले ऑर्डर साइन करो, फिर बैकलैश आए तो उसे डीप स्टेट या एंटी अमेरिका फोर्सेस का लेबल दे दो। प्रूफ के तौर पर देखा जाए तो ट्रंप के ऑर्डर्स ने ट्रैवल बैन, सैंक्शंस, फंडिंग फ्रीजेज, मिलिट्री प्रायोरिटीज और रेगुलेटरी रोलबैक्स जैसे फैसले पल भर में इंप्लीमेंट करवा दिए, जिसके नतीजे बाकी दुनिया ने भुगते, जबकि अमेरिका के अंदर उसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तौर पर बेचा गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का रिसर्च असल में ट्रंप की सोच को एक्सपोज करता है। इंस्टीट्यूशंस उसके लिए रुकावट हैं और डेमोक्रेसी तब तक ठीक है जब तक वो उसके एजेंडा स्लो ना करे। इसलिए उसका गवर्नेंस मॉडल दुनिया के लिए खौफ पैदा करता है, क्योंकि जब एक सुपर पावर का लीडर रूल्स की बजाय विल पावर से काम करे तो उसके फैसले सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न टू पावर मॉडर्न सियासत का वो चैप्टर है जो सिर्फ बैलेट बॉक्स से नहीं बल्कि फियर, एंगर और पावर पॉलिटिक्स से लिखा गया। ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचना इस बात का सबूत था कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल कोऑपरेशन और रूल बेस्ड सिस्टम से थक चुका है। महंगाई, जॉब्स का खौफ, चाइना का उठा हुआ सर और अमेरिका गिरती हुई सुपरमेसी। ट्रंप ने इन सारे डरों को एक ही नैरेटिव में बांध दिया। अमेरिका को लूट लिया गया और अब लूटने वालों के खिलाफ वापस वार करना होगी। इस वापसी के बाद ट्रंप पहले से ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा सस्पिशियस और ज्यादा बेरहम नजर आए। डिप्लोमेसी को उसने फिर से ट्रांजैक्शन बना दिया, जो अमेरिका को फायदा दे वो दोस्त, जो सवाल करे वो दुश्मन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स, ट्रीटीज और अलायंसेस ट्रंप के लिए सिर्फ टूल्स हैं, वैल्यूज नहीं। इसलिए उसका रिटर्न दुनिया के लिए एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक शॉक बन गया। अलायंस को अंदाजा हो गया कि अब गारंटीज वीक हो चुकी हैं। दुश्मन समझ गए कि अमेरिका प्रेशर और सैंक्शंस का इस्तेमाल करेगा, और न्यूट्रल मुल्कों ने यह महसूस किया कि ग्लोबल सिस्टम अब बैलेंस पर नहीं बल्कि पावर पर चलेगा। ट्रंप का रिटर्न असल में एक वार्निंग था कि अगर दुनिया ने अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं की तो अमेरिका फर्स्ट के नीचे बाकी सब सेकंड या थर्ड बनकर रह जाएंगे। ये सिर्फ लीडर की वापसी नहीं थी, ये उस सोच की वापसी थी जहां ताकत हक बन जाती है और मोरालिटी सिर्फ स्पीचेस तक महदूद रह जाती है।
इमिग्रेशन क्रैकडाउन ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच का खुला इजहार बन गई, जहां इमिग्रेशन को ह्यूमन इशू के बजाय सिक्योरिटी थ्रेट और पॉलिटिकल वेपन बना दिया गया। ट्रंप ने पावर में आते ही बॉर्डर इन्फोर्समेंट को मिलिटराइज किया, असाइलम लॉज को टाइट किया और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के खिलाफ लार्ज स्केल रेड्स और डिपोर्टेशन को नॉर्मलाइज कर दिया। इस क्रैकडाउन का नैरेटिव ये था कि अमेरिका इन्वेड हो रहा है, जबकि प्रूफ के तौर पर ज्यादातर पॉलिसीज उन लोगों पर लागू हुई जो जंग, गुर्बत और इंस्टेबिलिटी से भाग कर आए थे। फैमिली सेपरेशंस, डिटेंशन सेंटर्स और फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि फियर पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, ताकि एक क्लियर मैसेज दिया जा सके अमेरिका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिस्टम के मुताबिक फिट बैठते हैं। इस पॉलिसी का इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी गहरा था। लतीन अमेरिका, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज और रेफ्यूजीज प्रोड्यूसिंग रीजन्स पर प्रेशर बढ़ा और इमिग्रेशन को रूट काजेज, वार सैंक्शंस, इकोनॉमिक कोलैप्स की बजाय सिर्फ बॉर्डर्स पर रोकने की कोशिश की गई। ट्रंप के लिए इमिग्रेशन क्रैकडाउन असल में वोट्स और कंट्रोल का जरिया था। अमेरिका के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडर का इमेज और बाहर दुनिया के लिए सिग्नल कि ह्यूमन राइट्स तब तक मैटर करते हैं जब तक वो अमेरिका फर्स्ट के रास्ते में ना आए। बॉर्डर वॉल एक्सपेंशन ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिटिकल साइकोलॉजी का सिंबल बन गई। बॉर्डर वॉल को ट्रंप ने हमेशा इमिग्रेशन कंट्रोल से ज्यादा फियर मैनेजमेंट टूल के तौर पर यूज किया, एक ऐसी फिजिकल लाइन जो असल में इलीगल क्रॉसिंग से कम और पॉलिटिकल मैसेजिंग से ज्यादा रिलेटेड थी। पावर में आते ही इमरजेंसी डिक्लेरेशंस, डिफेंस फंड्स का डिवीजन और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जरिए वॉल एक्सपेंशन तेज किया, जहां कांग्रेस के रेजिस्टेंस को बाईपास कर दिया गया। प्रूफ के तौर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑडिट्स और रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि वॉल के बावजूद माइग्रेट रूट्स शिफ्ट हो जाते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स अडॉप्ट कर लेते हैं और इलीगल एंट्री रुकती नहीं। लेकिन ट्रंप के लिए नंबर सेकेंडरी थे। वॉल का असल मकसद ये था कि अमेरिका के अंदर ये तासुर दिया जा सके कि स्ट्रॉन्ग हैंड बॉर्डर पर खड़ी है, जबकि बाहर दुनिया को सिग्नल मिले कि अमेरिका अब खुले दरवाजों का मुल्क नहीं रहा। इस एक्सपेंशन का ह्यूमन कॉस्ट भी अनदेखा किया गया। डेजर्ट में मरने वाले माइग्रेंट, सेपरेटेड फैमिलीज और लतीन अमेरिका पर बढ़ता हुआ प्रेशर। बॉर्डर वॉल ट्रंप के लिए सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं थी, ये उसकी पॉलिटिक्स की बाउंड्री लाइन थी। अंदर वाले महफूज, बाहर वाले खतरा, और इसी सिंपल सख्त नैरेटिव ने उसे अपने वोटर्स के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर और बाकी दुनिया के लिए एक और बैरियर बना दिया। मास डिपोर्टेशन पॉलिसी ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद इमिग्रेशन एजेंडे के सबसे सख्त और बेरहम हिस्सा बनकर सामने आई, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन को लॉ एनफोर्समेंट से निकालकर स्टेट पावर के पब्लिक प्रैक्टिकल बना दिया। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को निकालना नहीं था, बल्कि पूरी माइग्रेंट कम्युनिटी को फियर के जरिए कंट्रोल करना था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फास्ट ट्रैक रिमूवल्स, वर्कप्लेस रेड्स, सिटी लेवल स्वीप्स और डिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाकर ये मैसेज दिया कि अमेरिका में रहना अब राइट नहीं बल्कि कंडीशनल प्रिविलेज है। प्रूफ के तौर पर देखा जाए तो आईएस के ऑपरेशंस में बजट और अथॉरिटी दोनों बढ़ाई गई। लोकल पुलिस को फेडरल इमिग्रेशन के साथ अलाइन करने की कोशिश की गई और सेंचुरी सिटीज पर फंडिंग कट या लीगल प्रेशर डाला गया। इस मास डिपोर्टेशन का ह्यूमन इम्पैक्ट भी गहरा था। मिक्स स्टेटस फैमिलीज टूट गईं, बच्चे पेरेंट्स से अलग हुए और वो लोग जो सालों से अमेरिका की इकोनॉमी का हिस्सा थे, टैक्सेस देते थे, लेबर देते थे, एक दिन में इलीगल बनाकर निकाल दिए गए। इंटरनेशनल लेवल पर इस पॉलिसी ने लतीन अमेरिका और ग्लोबल साउथ पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला, जबकि ट्रंप ने रूट काजेज, वार, सैंक्शंस और इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन को एड्रेस करने की बजाय सिर्फ नतीजे को पनिश किया। इस तरह मास डिपोर्टेशन ट्रंप के लिए गवर्नेंस का टूल कम और पॉलिटिकल इंटिमिडेशन का वेपन ज्यादा बन गई। अमेरिका के अंदर स्ट्रॉन्ग मैन इमेज और बाहर दुनिया के लिए सिग्नल, ह्यूमन कॉस्ट अमेरिका फर्स्ट के नीचे सेकेंडरी है। अमेरिका फर्स्ट 2.0 असल में डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर का रिपीट नहीं बल्कि उससे ज्यादा सख्त, ज्यादा बेरहम वर्जन है, जहां स्लोगन्स कम और एक्शन ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद अमेरिका फर्स्ट सिर्फ ट्रेड या इमिग्रेशन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक क्लियर वार्निंग बन गया, या तो अमेरिका के फायदे के साथ चलो या नतीजा भुगतो। इस वर्जन में अलायंसेस लॉयल्टी टेस्ट बन गई, डिप्लोमेसी ट्रांजैक्शन बन गई, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंटरनेशनल कोर्ट्स, ट्रीटीज और मिलिट्री एग्रीमेंट्स को या तो प्रेशर में रखा गया या खुलेआम अंडरमाइन किया गया। प्रूफ एक्शंस में नजर आते हैं टैरिफ्स का दोबारा एग्रेसिव इस्तेमाल, सैंक्शंस का वेपनाइजेशन, अलाइज पर डिफेंस स्पेंडिंग और पॉलिटिकल ओबीडियंस का दबाव, और हर उस मुल्क के लिए इकोनॉमिक पनिशमेंट जो वाशिंगटन की लाइन से हटे।
अमेरिका फर्स्ट 2.0 का असल नुकसान ये है कि ये शॉर्ट टर्म अमेरिकन गेन्स को लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंस्टेबिलिटी पर कुर्बान करता है। वार्स प्रोलोंग होती हैं, इकोनॉमिक फ्रैक्चर होती हैं और ट्रस्ट का ग्लोबल सिस्टम टूटता है। अमेरिका के अंदर इस पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और नेशनल रिवाइवल के तौर पर बेचा जाता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए इकोनॉमिक रुइन और पॉलिटिकल बुलिंग का नया मॉडल है। ट्रम्प का ये अपग्रेडेड वर्जन ये भी दिखाता है कि अब कॉम्प्रोमाइज वीकनेस समझी जाती है और कोऑपरेशन सिर्फ तब होती है जब उसका डायरेक्ट फायदा वाशिंगटन को मिले। अमेरिका फर्स्ट 2.0 इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका को ऊपर नहीं उठाना चाहता, ये बाकी दुनिया को नीचे रखकर ऊपर उठना चाहता है। चाइना ट्रेड वार रिवाइवल ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद फिर से ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक शॉक वेव बनकर उभरा, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड को कंपटीशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक बैटलफील्ड बना दिया। ट्रंप ने टैरिफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टेक्नोलॉजी बैन्स को दोबारा अग्रेसिव अंदाज में यूज किया। चाइनीज गुड्स पर हैवी टैरिफ्स का वापस आना, सेमीकंडक्टर और एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शंस और चाइनीज कंपनी को यूएस सप्लाई चेन से आइसोलेट करने की कोशिश ने दिखाया कि सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है। ट्रम्प का ऑब्जेक्टिव वाज़ेह लगता है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करो, उसे हाई टेक फ्यूचर से दूर रखो और अमेरिका की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपीरियरिटी को बरकरार रखो। लेकिन इस वार का नुकसान सिर्फ बीजिंग को नहीं होता, ग्लोबल मार्केट्स हिलते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज सप्लाई चेन डिसरप्शन का शिकार होती हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में चली जाती है। अमेरिका के अंदर इस पॉलिसी को जॉब्स प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बेचा जाता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए एक ऐसा सिग्नल है कि सुपर पावर्स अपनी रिवाइवरी के लिए पूरे ग्लोबल सिस्टम को दांव पर लगा सकती हैं। चाइना ट्रेड वार रिवाइवल असल में ट्रम्प की सोच का खुला इजहार है। जब कंपटीशन से जीतना मुश्किल हो जाए तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। यूएस इंडिया ट्रेड डील ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट का केस स्टडी बनकर सामने आता है, जहां डोनाल्ड ट्रम्प ने यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के दरमियान ट्रेड को पार्टनरशिप की बजाय लेवरेज के तौर पर यूज किया। ऑफिशियल नैरेटिव ये था कि डील दोनों मुल्कों के लिए विन विन है, लेकिन अंदर की लेयर में ये अमेरिका फर्स्ट की एक और एक्सटेंशन थी। इंडिया पर टैरिफ, मार्केट एक्सेस और डिफेंस परचेज के जरिए दबाव डाला ताकि वो यूएस स्ट्रेटेजिक कैंप में और गहरा आ जाए। प्रूफ एक्शंस में नजर आते हैं। इंडिया को अमेरिका से ज्यादा वेपन्स और ऑयल खरीदने का प्रेशर, रशिया और ईरान जैसे मुल्कों से डिस्टेंस बढ़ाने की एक्सपेक्टेशंस और ट्रेड कंसेशंस का यूज पॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए। ट्रम्प के लिए ये डील सिर्फ इकोनॉमिक नहीं थी, ये चाइना का काउंटर था, एशिया में अमेरिका की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखने और डॉलर बेस्ड सिस्टम को रीइंफोर्स करने का टूल थी। इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म एक्सेस और ग्लोबल इमेज का फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज का रिस्क भी पैदा करता है। इसलिए यूएस इंडिया ट्रेड डील को सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट कहना अधूरी तस्वीर है। असल में ट्रम्प की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जहां दोस्ती भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलती है और ग्लोबल साउथ के मुल्क सुपर पावर पॉलिटिक्स का चेस बोर्ड पर एक और पीस बनकर रह जाती हैं। टैरिफ पॉलिटिक्स ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद एक दफा फिर इकोनॉमिक वेपन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जहां डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ को ट्रेड टूल नहीं बल्कि प्रेशर टैक्टिक बना देती है। ट्रम्प का मॉडल सीधा है, जिस मुल्क से सियासी और स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट चाहिए उस पर टैरिफ, जो लाइन फॉलो करे उसके लिए रिलीफ। इस अप्रोच का प्रूफ उसके फैसलों में वाज़ेह नजर आता है। चाइना पर हैवी ड्यूटीज के जरिए सप्लाई चेन्स को झटका देना, यूरोप और एलाइज पर टैरिफ थ्रेट्स के जरिए नेगोशिएशन फोर्स करना और डेवलपिंग कंट्रीज को मार्केट एक्सेस के बदले पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर मजबूर करना। अमेरिका के अंदर इसे जॉब प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बेचा जाता है, लेकिन डेटा ये दिखाता है कि टैरिफ्स का बोझ अक्सर अमेरिकन कंज्यूमर और इंडस्ट्रीज पर आता है। प्राइसेस बढ़ती हैं, रिटेलिएशन होती है और ग्लोबल ट्रेड स्लो होती है। ट्रम्प के लिए यह नुकसान सेकेंडरी होता है, क्योंकि टैरिफ पॉलिटिक्स का असल फायदा शॉर्ट टर्म लेवरेज है, हेडलाइन फियर और बार्गेनिंग पावर। इंटरनेशनल लेवल पर इस पॉलिसी का नतीजा फ्रेगमेंटेशन है। WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, टिट फॉर टैट ट्रेड वार चल पड़ती है और छोटी इकोनॉमिक सुपर पावर के दबाव में फिस जाती हैं। इस तरह टैरिफ ट्रम्प के हाथ में कानूनी टैक्स नहीं रहते, बल्कि इकोनॉमिक सैंक्शन लाइट बन जाते हैं, जहां जंग के बगैर नुकसान पहुंचाया जाता है और डिप्लोमेसी की जगह धमकी का अंदाज ले लेता है।
नेटो प्रेशर स्ट्रेटेजी। ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी का मॉडल कम और ट्रांजैक्शनल इंटिमिडेशन ज्यादा बन गया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को अलायंस की बजाय बिलिंग सिस्टम की तरह ट्रीट किया। ट्रंप का सेंट्रल आर्गुमेंट ये था कि यूरोप फ्री राइड ले रहा है और अमेरिका ज्यादा पेमेंट कर रहा है, इसलिए उसने खुलेआम अलायंस का नाम लेकर प्रेशर में रखा, डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट्स को थ्रेट के साथ जोड़ा और यहाँ तक इशारा दिया गया अगर पैसा ना दिया गया तो यूएस प्रोटेक्शन गारंटी भी क्वेश्चन में आ सकती है। प्रूफ रेड्रिक से आगे गया, समिट्स पर पब्लिक शेमिंग, बिलैटरल डील को नेटो फ्रेमवर्क से ऊपर रखना और सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को कंडीशनल बनाना, जिसे सीधा असर अलायंस की क्रेडिबिलिटी पर पड़ा। इस स्ट्रेटेजी का नतीजा ये निकला कि कुछ मुल्कों ने बजट बढ़ाए लेकिन साथ ही ट्रस्ट इरोजन हुआ। रशिया जैसे रिवाइवल को सिग्नल मिला कि वेस्ट डिवाइडेड है, जबकि छोटी नेटो स्टेट्स ने महसूस किया कि उनकी सिक्योरिटी अब प्रिंसिपल्स पर नहीं बल्कि पेमेंट्स पर डिपेंड करती है। ट्रंप के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका के लेवरेज को शॉर्ट टर्म में बढ़ाती है, आर्म सेल्स, पॉलिटिकल कॉम्प्लियंस और हेडलाइंस, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कलेक्टिव डिफेंस को कमजोर करता है। इस तरह नेटो प्रेशर स्ट्रेटेजी असल में अलायंस रिफॉर्म कम और पावर बार्गेनिंग ज्यादा थी, जहां सिक्योरिटी भी डील की शर्त बनकर रह गई और ग्लोबल स्टेबिलिटी को अमेरिका फर्स्ट के नीचे सेकेंडरी पोजीशन मिल गई। रशिया यूक्रेन स्टांस ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद एक ऐसी डबल ट्रैक पॉलिसी बनकर सामने आती है जो बोलने में पीस और अमल में प्रेशर बेस्ड प्रोलोगेशन लगती है। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली दावा करता रहा कि वो जंग खत्म करवा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अमेरिका ने यूक्रेन को वेपन्स, इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखकर कॉन्फ्लिक्ट का बैलेंस ऐसा सेट किया कि रशिया पर लगातार प्रेशर बढ़ता रहे। इस स्टांस के प्रूफ एक्शंस में हैं। आर्म पाइपलाइन का कंटिन्यू रहना, सैंक्शंस का एक्सपेंड होना और डिप्लोमेसी को लेवरेज के तौर पर यूज करना। यानी टास्क तब होंगी जब मॉस्को थक कर कंसेशन दे। ट्रंप के लिए ये मॉडल एक पड़ोसी कंटेनमेंट है। अमेरिका डायरेक्ट वार में जाए बगैर रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिट्री ड्रेन करना, साथ ही यूएस आर्म्स इंडस्ट्री और अलायंस की डिफेंस बजट को एक्टिव रखना। इसका ह्यूमन कॉस्ट यूक्रेन उठाता है, शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर और नस्लें, जबकि स्ट्रेटेजिक फायदा वाशिंगटन को मिलता है। यहीं से ट्रंप की स्टांस का कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। पीस का स्लोगन्स के बावजूद पॉलिसी ऐसी रखी जाती है कि जंग मैनेज हो, खत्म ना हो, ताकि प्रेशर, प्रॉफिट और जियोपॉलिटिकल लेवरेज तीनों बरकरार रहें। ईरान न्यूक्लियर टेंशंस ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के सबसे फ्रेजाइल और एक्सप्लोसिव हॉटस्पॉट अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के गिर्द घूमता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के रेटरिक और एक्शंस ने न सिर्फ टेंशंस को बढ़ाया बल्कि मिडिल ईस्ट का बैलेंस पूरे ग्लोबल तही से शेक किया है। ट्रंप ने ईरान पर नो न्यूक्लियर वेपन का अल्टीमेटम दिया, साथ ही रीजन में यूएस नेवल एसेट्स जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, इन हथियारों को डिप्लॉय करवाया ताकि तेहरान पर प्रेशर बनाया जाए कि वो या तो न्यूक्लियर नेगोशिएशन करे या फिर पॉसिबल मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे। ईरान की तरफ से भी हार्ड रिस्पॉन्स सामने आया। तेहरान का कहना है कि वो किसी भी अटैक का जवाबी एक्शन जरूर लेगा, जिससे रीजनल वार का रिस्क भी बढ़ता है। रिसर्चर्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये भी बताते हैं 2018 के JCPOA न्यूक्लियर डील से यूएस का निकल जाना टेंशंस को भारी बनाने वाला एलिमेंट रहा। इससे ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल बढ़ता गया और मॉनिटरिंग कमजोर हुई। इस नए दौर में डिप्लोमेसी और धीरे टास्क की कोशिश भी चल रही है। ईरान ऑफिशियल्स ने ईरान और यूएस के दरमियान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस के लिए रेडीनेस दिखाई और एक मीटिंग इस्तांबुल में प्लान भी की गई थी, जिसमें यूएस एनवॉय और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर शामिल होने थे। अरब स्टेट्स ने भी रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की अपील की है, लेकिन ट्रंप का अप्रोच अब तक सैंक्शंस और मिलिट्री मसल्स के ब्लेंड के साथ टेंशंस को लेवरेज करना रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप की पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन प्लस स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन दोनों की मिस के तौर पर समझा जा सकता है। एक तरफ न्यूक से ईरान को रोकने का दावा, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी उसी प्रेशर सिस्टम को बढ़ाती है जो पहले से ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को फ्यूल करता है। मिडिल ईस्ट पावर प्ले ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बेरहम और कैलकुलेटेड चैप्टर बनकर उभरा, जहां रीजन को अमन की बजाय लेवरेज और लूट के चेसबोर्ड की तरह ट्रीट किया गया। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बैलेंस या मेडिएशन की बजाय सिलेक्टिव फेवरेटिज्म को पॉलिसी बनाया। इसराइल को अनकंडीशनल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कवर, कुछ गल्फ मोनार्चीज को आर्म्स डील्स और पॉलिटिकल इम्यूनिटी,
लेकिन प्रूफ एक्शंस में थे। वीटो डिप्लोमेसी से अकाउंटेबिलिटी को ब्लॉक करना, वेपन्स पाइपलाइन से कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल देना और रीजनल रिवाइलरीज को इस हद तक पोलराइज करना कि हर क्राइसिस अमेरिका के लेवरेज में कन्वर्ट हो जाए। ट्रम्प के लिए मिडिल ईस्ट एनर्जी सिक्योरिटी, आर्म सेल्स और जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स का पैकेज है, जहां वार्स खुद मकसद नहीं बल्कि कंट्रोल के जरिए हैं। इस पावर प्ले का ह्यूमन कॉस्ट रीजन उठाता है, सिटीज, सिविलियंस और नस्लें, जबकि वाशिंगटन शॉर्ट टर्म गेन, कॉन्ट्रैक्ट्स और हेडलाइन समेट लेता है। यही वजह है कि ट्रम्प का मिडल ईस्ट एजेंडा मेडिएशन से ज्यादा मैनेजमेंट ऑफ कैओस लगता है। कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना नहीं बल्कि इतना चलने देना कि अमेरिका फर्स्ट के फायदे बरकरार रहें। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स स्टॉकपाइल ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का एक और क्वाइट लेकिन बहुत गहरा वार टाइम मूव बनकर सामने आता है, जहां डोनाल्ड ट्रम्प ने जंग और डिप्लोमेसी के शोर से दूर रहकर रिसोर्सेज की जंग शुरू की। ऑफिशियल तौर पर इस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी और सप्लाई चेन प्रोटेक्शन के नाम पर जस्टिफाई किया गया, लेकिन असल में चाइना, रशिया और ग्लोबल साउथ के खिलाफ एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वारफेयर स्ट्रेटेजी है। रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और सेमीकंडक्टर ग्रेड एलिमेंट्स जो मॉडर्न वेपन्स, मिसाइल, ड्रोन्स, ईवीज और एयर सिस्टम्स के लिए लाजमी हैं, ट्रम्प ने इन्हें ऑयल से भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर दिया। प्रूफ ये है कि अमेरिका ने इमरजेंसी पावर्स और फेडरल फंडिंग के जरिए स्टॉक पाइल्स बनाना, अलाइज से एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट्स करना और उन मुल्कों पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया जहां ये मिनरल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जंग रोकना चाहता है, बल्कि ये कि वो फ्यूचर वार्स के लिए खुद को लॉक इन कर रहा है, ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उसकी आर्म्स इंडस्ट्री और मिलिट्री मशीन रॉ मटेरियल की कमी का शिकार ना हो। इस पॉलिसी का ग्लोबल इंपैक्ट डेंजरस है। डेवलपिंग कंट्रीज पर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का प्रेशर बढ़ता है, एनवायरमेंटल डैमेज इग्नोर होता है और रिसोर्स रिच रीजन्स नई प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स की तरह धकेले जाते हैं। स्ट्रेटेजिक मिनरल स्टॉकपाइल असल में ट्रम्प की उस सोच का खुला सबूत है, जहां पावर सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि जमीन के नीचे छुपी चीजों से हासिल होती है, और जो इन पर कब्जा कर ले वो आने वाली जंगों का विनर बन सकता है। डॉलर एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे ताकतवर वेपन बनकर उभरा, जहां डोनाल्ड ट्रम्प ने जंग के बगैर दुनिया पर कब्जा रखने का तरीका और ज्यादा अग्रेसिव बना दिया। ट्रम्प के लिए डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल मार्केट्स, डेब्ट और बैंकिंग का एक बड़ा हिस्सा डॉलर पर चल रहा है। इस रियलिटी को यूज करते हुए अमेरिका ने सैंक्शंस, बैंकिंग बैन्स, स्विफ्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी सेक्शन के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों की इकोनॉमीज को घुटनों पर लाना अपनी रूटीन पॉलिसी बना लिया। प्रूफ ये है कि ईरान, रशिया, वेनेजुएला और चाइना जैसे मुल्क मिलिट्री से पहले फाइनेंशियल प्रेशर महसूस करते हैं। उनके रिजर्व्स फ्रीज हो जाते हैं, एक्सपोर्ट रुक जाते हैं और उनकी करेंसीज गिर जाती हैं बगैर एक गोली चले। ट्रम्प का इकोनॉमिक नेशनलिज्म इसी जगह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अलायंस को भी वार्निंग मिलती है, अगर अमेरिका के सैंक्शन सिस्टम से बाहर गए तो बैंकिंग और ट्रेड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होंगी। इसी वजह से यूरोप, एशिया और ग्लोबल साउथ के कई मुल्क अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, गोल्ड रिजर्व्स और डी डॉलराइजेशन पर बात करने लगे, जो खुद इस बात का सबूत है कि ट्रम्प की पॉलिसीज डॉलर को मजबूत भी करती हैं और उस पर बैकलैश भी पैदा करती हैं। ट्रम्प के लिए ये एक्सेप्टेबल ट्रेड ऑफ है। जब तक डॉलर दुनिया की नस पकड़ कर बैठा है, अमेरिका को डायरेक्ट जंग की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का ये मॉडल अमेरिका के अंदर स्ट्रेंथ और सॉवरेनिटी का सिंबल समझा जाता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये फाइनेंशियल स्ट्रेगुलेशन का नया दौर है, जहां जंग पहले बैंक अकाउंट्स में होती है और बाद में बॉर्डर्स। फेडरल इंस्टीट्यूशंस रीशेपिंग ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि पूरे अमेरिका स्टेट स्ट्रक्चर को री इंजीनियर करने की कोशिश बनकर सामने आई, जहां डोनाल्ड ट्रम्प ने फेडरल इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट पिलर्स की बजाय एग्जीक्यूटिव विल के टूल में बदलने का एजेंडा आगे बढ़ाया। ट्रम्प का बुनियादी मसला यह था कि कोर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेगुलेटर्स और वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बल्कि रुकावट थे। इसलिए उसने लॉयल अपॉइंटमेंट, रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर्स, बजट प्रेशर और पब्लिक डेलिजिटिमाइजेशन का यूज किया। FBI, डोज, EPA, इंटेलिजेंस कम्युनिटी
और फेडरल ब्यूरोक्रेसी को या तो वीकन करने के लिए या अपनी लाइन पर लाने के लिए। प्रूफ इस पैटर्न में नजर आता है। कैरियर ऑफिशियल्स को साइडलाइन करना, एक्टिंग हेड्स के जरिए कंट्रोल रखना, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को विच हंट कहकर अटैक करना और इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को मीडिया के सामने शैटर करना। इस रिशेपिंग का मकसद एफिशिएंसी नहीं बल्कि ओबीडियंस था, ताकि स्टेट अपरेटस ट्रंप के एजेंडे को चैलेंज न कर सके। अमेरिका के अंदर सपोर्टर्स इसे डीप स्टेट का खात्मा कहते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए एक डेंजरस सिग्नल है। जब दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी अपनी इंस्टीट्यूशंस को पर्सनलाइज करना शुरू कर दे तो ग्लोबल नॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट भी हिल जाता है। फेडरल इंस्टीट्यूशन रिशेपिंग असल में ट्रंप के उस विजन को एक्सपोज करता है जहां सिस्टम किसी आइडिया का गुलाम नहीं बल्कि लीडर का एक्सटेंशन बन जाता है, और यही सोच अमेरिका को अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। मीडिया वर्सेस ट्रंप वार ट्रंप की रिटर्न टू पावर के बाद एक फुल स्केल कॉन्फ्रंटेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को सिर्फ क्रिटिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल एनिमी डिक्लेयर कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे आउटलेट्स जर्नलिज्म नहीं बल्कि ओपोजिशन मशीनरी हैं जो उसके नैरेटिव को चैलेंज करती हैं। इसलिए उसने स्ट्रेटेजी बदली, फैक्ट्स का जवाब फैक्ट से देने की बजाय मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर ही हमला कर दिया। फेक न्यूज का लेबल एक स्लोगन नहीं रहा बल्कि एक साइकोलॉजी वेपन बन गया, जिसका मकसद ये था कि अगर न्यूज ट्रंप के खिलाफ है तो अवाम उसे पहले ही रिजेक्ट कर दें। प्रूफ्स इस वार में वाजिया हैं। प्रेस ब्रीफिंग्स का सिलेक्टिव एक्सेस, अनफ्रेंडली जर्नलिस्ट को पब्लिक ह्यूमिलेशन, लॉ सूट्स और रेगुलेटरी थ्रेट्स और स्टेट फ्रेंडली मीडिया को बूस्ट देना। ट्रंप ने सोशल मीडिया और लॉयल आउटलेट्स के जरिए अपना पैरेलल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम खड़ा किया, जहां वही सच है जो लीडर का नैरेटिव को सपोर्ट करे। अमेरिका के अंदर सपोर्टर इसे मीडिया अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, लेकिन असल में जर्नलिज्म और पावर के दरमियान बाउंड्री को मिटा देता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा सिर्फ पोलराइजेशन नहीं बल्कि ट्रुथ का कोलैप्स है, जहां लोग न्यूज को वेरीफाई नहीं बल्कि आइडेंटिफाई करते हैं। जो मेरी साइड का है वही सच। मीडिया वर्सेस ट्रंप वार असल में एक इंडिविजुअल और प्रेस की लड़ाई नहीं बल्कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की रूह पर जंग है, क्योंकि जब लीडर्स मीडिया को दुश्मन बना दे तो फिर आवाम के पास सवाल पूछने के टूल्स भी धीरे धीरे छीन जाते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशन कंट्रोवर्सी ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद एक और साइलेंट बैटलफील्ड बनकर सामने आई, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने गन्स और सैंक्शन के बगैर भी जंग लड़ी। कल्चर की जंग। ट्रंप के लिए म्यूजियम्स, यूनिवर्सिटीज, आर्ट सेंटर्स, फिल्म इंडस्ट्री और कल्चरल इंस्टीट्यूशन न्यूट्रल स्पेसिस नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल फैक्ट्रीज हैं जो लिबरल वैल्यूज, डाइवर्सिटी नैरेटिव और अमेरिका की सॉफ्ट पावर इमेज को शार्प करती रही हैं। इसलिए उसने इन अदारों को फंडिंग प्रेशर, लीडरशिप चेंजेस, पब्लिक शेमिंग और नेशनलिस्ट रेदरिक के जरिए टारगेट किया। प्रूफ्स एक्शन में नजर आता है। फेडरल ग्रांट्स पर सवाल, कल्चरल बोर्ड्स में लॉयल अपॉइंटीज और एंटी अमेरिका वोक या एल्टिस्ट लेबल के जरिए आर्टिस्ट और एकेडमिक्स को डिलेजिटिमाइज करना। ट्रंप का गोल ये था कि कल्चर को भी अमेरिका फर्स्ट के लेंस से देखा जाए, हिस्ट्री को सिलेक्टिव तरह से प्रेजेंट किया जाए, अनकंफर्टेबल ट्रुथ को साइडलाइन किया जाए और आर्ट को डाइसेंट की बजाय पैट्रियटिज्म का टूल बनाया जाए। पोर्टर इसे कल्चरल करेक्शन कहते हैं, लेकिन क्रिटिक्स के लिए यह मेमोरी कंट्रोल है, क्योंकि जो कौम अपनी कहानी सिर्फ एक एंगल से सुनने लगे वो सवाल करना भूल जाती है। कल्चरल इंस्टीट्यूशन कंट्रोवर्सी असल में ट्रंप की उस वाइडर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां वार सिर्फ बॉर्डर्स पर और मार्केट्स तक महदूद नहीं रहती बल्कि सोच, जबान और आइडेंटिटी तक फैल जाती है। और जब कल्चर्स पॉलिटिसाइज हो जाएं तो डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक महदूद रह जाती है। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रंप के रिटर्न टू पावर के बाद अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का एक और तेज, ट्रांजैक्शनल और टकराव भरा चैप्टर बनकर सामने आता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पार्टनर की बजाय प्रेशर सब्जेक्ट बना दिया। ट्रंप के लिए कॉर्पोरेशंस न्यूट्रल इकोनॉमिक्स एक्टर्स नहीं बल्कि ऐसे पावर सेंटर्स हैं जिन्हें या तो लाइन पर लाना होता है या फिर पब्लिकली परमिश करना होता है। जो कंपनीज उसके नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, वेपन्स, फॉसिल फ्यूल्स, लॉयल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन्हें टैक्स रिलीफ, डीरेगुलेशन और गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं
और जो डाइसेंट करती हैं क्लाइमेट एक्शन, डाइवर्सिटी पॉलिसीज, चाइना एक्सपोजर या क्रिटिसिज्म, उन पर टैरिफ्स, इन्वेस्टिगेशंस, रेगुलेटरी थ्रेट्स और बाइकॉट रेटरिक चला दी जाती है। प्रूफ इस पैटर्न में वाजिया है। ट्रेड वार से मल्टीनेशनल्स की सप्लाई चेन्स को शोक, सोशल पॉलिसी बोलने वाली फर्म्स पर पब्लिक अटैक्स और एंटी ट्रस्ट या प्रोक्योरमेंट लेवरेज का सिलेक्टिव इस्तेमाल। ट्रम्प का मॉडल मार्केट कंपटीशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉम्प्लायंस इकोनॉमी लगता है, जहां सीईओ स्टेटमेंट्स भी स्टॉक प्राइसेस जितनी अहमियत रखती हैं। इसका नतीजा कॉर्पोरेट अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टमेंट्स डिले होती हैं, ग्लोबल फर्म्स रिशोरिंग और डिकपलिंग के खर्चे उठाती हैं, जबकि अमेरिका के अंदर इसे नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स असल में ट्रम्प की गवर्नेंस स्टाइल को एक्सपोज करते हैं। पॉलिसी से ज्यादा पर्सनल लेवरेज, इंस्टीट्यूशन से ज्यादा डायरेक्ट डील्स और रूल बुक से ज्यादा पावर प्लेस, जहां बिजनेस भी सियासत का एक्सटेंशन बन जाता है और ग्लोबल इकोनॉमी का एक और बैटल ग्राउंड। अप्रूवल रेटिंग्स टैगलाइन ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद एक शो लेकिन मुसलसल स्लाइड की शक्ल में सामने आया, जो उसके लीडरशिप का असल कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सपोज करती है। डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स के लिए वो अब भी स्ट्रॉन्ग मैन और सिस्टम ब्रेकर है, लेकिन ब्रॉडर पब्लिक के लिए उसकी पॉलिसीज का रियल वर्ल्ड कोस्ट धीरे धीरे वाजिया होता गया। महंगाई, ट्रेड वार्स के साइड इफेक्ट्स, ग्लोबल टेंशंस, इमिग्रेशन क्रैकडाउन्स और एंडलेस फॉरेन क्राइसिस ने आम अमेरिकन की डेली लाइफ पर प्रेशर बढ़ाया, जबकि ट्रम्प का फोकस अक्सर ऑप्टिक्स, ब्लेम शिफ्टिंग और कॉन्फ्रंटेशन पर रहा। प्रूफ यह है कि जैसे जैसे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स बढ़ते गए और डिप्लोमेसी ट्रांजैक्शनल होती गई, वैसे वैसे इंडिपेंडेंट वोटर्स और मॉडरेटर्स का ट्रस्ट कम होता चला गया। अप्रूवल रेटिंग्स का गिरना सिर्फ नंबर्स का गिरना नहीं होता, ये इस बात का सिग्नल होता है कि अवाम पॉलिसी और रेटरिक के दरमियान गैप महसूस कर रही है। ट्रम्प के लिए ये डेक्लाइन पैराडॉक्स है। अमेरिका के अंदर एक और कोर बेस और ज्यादा रेडिकल हो जाता है, जबकि बाकी सोसाइटी उससे दूर होती चली जाती है। इस तरह अप्रूवल रेटिंग का गिरना उसकी पॉलिटिक्स की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी पोलराइजिंग स्ट्रेंथ को दिखाता है। एक ऐसा लीडर जो अपनी पावर को कंसेंसस पर नहीं बल्कि डिवीजन पर सस्टेन करता है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद अमेरिका के अंदर साइलेंट डाइसेंट से मास रेजिस्टेंस तक का रुख इख्तियार कर गए, जहां डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज ने सिर्फ पॉलिटिकल ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल बैकलैश भी पैदा किया और फॉरेन वार पर कॉन्ट्राडिक्टरी पीस नैरेटिव, इन सब से मिलकर आम लोगों को यह एहसास दिलाया कि फैसले उन पर हो रहे हैं, उनके साथ नहीं। प्रूफ प्रोटेस्ट के स्प्रेड में नजर आता है। कोस्टल सिटीज से लेकर मिडवेस्ट तक रैली, स्टूडेंट लेबर यूनियंस, माइनॉरिटी कम्युनिटी और सिविल राइट्स के ग्रुप के एक ही स्लोगन पर आना। ट्रम्प ने इन प्रोटेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर के फ्रेम में डालकर सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इससे रेजिस्टेंस और ज्यादा विजिबल हो गई। टीयर गैस, अरेस्ट और फेडरल डिप्लॉयमेंट ने एक और लेयर ऐड की। ये सिर्फ पॉलिसी डिसएग्रीमेंट नहीं रही बल्कि पावर वर्सेस पीपल का सीन बन गया। सपोर्टर के लिए प्रोटेस्ट एंटी नेशनल थे, लेकिन क्रिटिक्स के लिए डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्स। जब इंस्टीट्यूशन स्लो हो जाते हैं तो आवाम सड़क पर आती है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट असल में ट्रम्प एरा का बैरोमीटर है। जितनी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर और कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, उतनी ही तेज और वाइड स्प्रेड पब्लिक पुशबैक। एक ऐसा प्रेशर जो नंबर से ज्यादा नैरेटिव को बदलता है। डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान के करीब और इंडिया से दूर क्यों होता जा रहा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, लेवरेज और नेसेसिटी में छुपा है। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए फॉरेन पॉलिसी हमेशा इमोशंस या परमानेंट दोस्ती पर मबनी नहीं होती बल्कि इमीडिएट अमेरिकन इंटरेस्ट पर होती हैं, और इस वक्त उस इंटरेस्ट में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू दोबारा भर गई। अफगानिस्तान के बाद के रीजनल डायनेमिक, ईरान के साथ बढ़ती हुई टेंशन, चाइना मिडल ईस्ट कनेक्टिविटी और काउंटर टेरर इंटेलिजेंस, इन तमाम चीजों में पाकिस्तान एक जियोग्राफिक और इंटेलिजेंस हब है जिसे अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के एयर कॉरिडोर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस और रीजनल एक्सेस ट्रम्प के लिए काम के एसेट्स हैं, इसलिए टोन धीरे धीरे सॉफ्ट होती जा रही है। इसके बरक्स इंडिया के साथ ट्रम्प का रिश्ता ज्यादा ट्रांजैक्शनल और एक्सपेक्टेशन हैवी रहा है। ट्रम्प चाहता है कि इंडिया अमेरिका का फुल स्ट्रेटेजिक फॉलोअर बने, रशिया से डिस्टेंस, ईरान से ट्रेड कम और यूएस वेपन्स की लार्ज स्केल खरीद। जब इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर ज्यादा जोर दिया
रशिया और ईरान के साथ टाइज को पूरी तरह कट न किया और चाइना के मुकाबले में अपना इंडिपेंडेंट बैलेंस रखा, तो ट्रम्प के लिए इंडिया परफेक्ट अलाय की कैटेगरी से थोड़ा बाहर चला गया। इसलिए ये शिफ्ट किसी आइडियोलॉजी का नहीं बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है, जहां पाकिस्तान को री एंगेज करके लेवरेज बिल्ड की जा रही है और इंडिया को सिग्नल दिया जा रहा है कि दोस्ती तब तक ही है जब तक टर्म्स अमेरिका फर्स्ट के मुताबिक हो। ट्रम्प के लिए ये नॉर्मल है, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट, और साउथ एशिया में ये इंटरेस्ट अब दोबारा पाकिस्तान को रेलिवेंट बना रहे हैं। लीगल एंड एथिक्स डिस्प्यूट ट्रम्प टू रिटर्न के पावर के बाद सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं रहे बल्कि उसकी प्रेसिडेंसी के परमानेंट शैडो बन गए, जहां डोनाल्ड ट्रम्प पर लगाए गए कानूनी और इखलाकी सवालात कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुए। ट्रम्प के लिए लॉ हमेशा एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। उसने अक्सर कोर्ट्स, प्रोसिक्यूटर्स और वाचडॉग बॉडीज को पॉलिटिकल एनिमीज के तौर पर पोर्ट्रे किया। प्रूफ इस बात का है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन या केसेस आगे बढ़ाए, चाहे वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हों, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स हों या पावर मिसयूज के इल्जाम, ट्रम्प ने उन्हें विच हंट कहकर डिसमिस किया और अपनी बेस को ये यकीन दिलाया कि सिस्टम उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। एथिकल फ्रंट पर भी ये तस्वीर क्लियर नहीं। फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ इंटरेक्ट डील्स और प्रेसिडेंसी के दौरान पर्सनल ब्रांड का फायदा उठाना, इन सब ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवालात को पैदा किया। ट्रम्प का डिफेंस हमेशा यही रहा कि सब लीगल है या पॉलिटिकल रिवेंज, लेकिन क्रिटिक्स के लिए मसला लीगलिटी से ज्यादा मोरल प्रेसिडेंट का है कि अगर सबसे पावरफुल ऑफिस का होल्डर अकाउंटेबिलिटी से बच सकता है तो फिर रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या रह जाता है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज पर व्हाइट हाउस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और फॉरेन पॉलिसी में कांग्रेस को बाईपास करते हुए सैंक्शंस, टैरिफ और मिलिट्री पोस्चरिंग, ट्रम्प ने यूनाइटरी एग्जीक्यूशन थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। मतलब यह कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर हर फैसला आखिरकार प्रेसिडेंट की मर्जी से जुड़ा होगा। सपोर्टर्स के लिए डिसेसिव लीडरशिप थी, लेकिन क्रिटिक्स के लिए चेक्स एंड बैलेंस का ओरिजिन। इस एक्सपेंशन का ग्लोबल इम्पैक्ट भी था। जब दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी का लीडर कानून की बजाय विल पावर से काम करे तो अथॉरिटी स्टेट्स को भी जस्टिफिकेशन मिल जाती है। एग्जीक्यूटिव पावर एक्सपेंशन असल में ट्रम्प की उस सोच को रिप्रेजेंट करती है जहां एफिशिएंसी, स्पीड और कंट्रोल डेमोक्रेसी से ज्यादा कीमती होते हैं और जहां प्रेसिडेंसी एक ऑफिस नहीं बल्कि पर्सनल मैंडेट बन जाती है। ग्लोबल इमेज ऑफ अमेरिका शिफ्ट ट्रम्प के रिटर्न टू पावर के बाद दुनिया के सामने यूनाइटेड स्टेट्स की पहचान में एक गहरा और नजर आने वाला तब्दीली का मोड़ आया, जहां डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को वैल्यूज बेस्ड लीडर से पावर फर्स्ट एक्टर्स में तब्दील कर दिया। पहले अमेरिका को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ का चैंपियन समझा जाता था। ट्रम्प के दौर में ये इमेज धीरे धीरे एक ऐसे मुल्क की बन गई जो डिप्लोमेसी से ज्यादा प्रेशर, कोऑपरेशन से ज्यादा कोरियन और एथिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट को तरजीह देता है। प्रूफ दुनिया के रिएक्शन में नजर आता है। अलाइज अमेरिका की गारंटीज पर डाउट करने लगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूएस की मॉरल अथॉरिटी कमजोर हुई और ग्लोबल साउथ ने वाशिंगटन को न्यूट्रल मीडिएटर की बजाय सेल्फ सर्विंग सुपर पावर के तौर पर देखना शुरू कर दी। ट्रेड वार, सैंक्शंस का भी बेतहाशा इस्तेमाल, इंटरनेशनल कोर्ट्स की मुखालफत और वार्स पर डबल स्टैंडर्ड्स, इस सब ने अमेरिका की सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर के शोर में दबा दिया। ट्रम्प के सपोर्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग अमेरिका का निशान है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका है जो रूल्स लिखता भी है और जब चाहे उसे तोड़ भी देता है। इस शिफ्ट का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि दुनिया ने अमेरिका को आइडियल के बजाय रिस्क फैक्टर के तौर पर कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। ग्लोबल इमेज ऑफ अमेरिका शिफ्ट असल में ट्रम्प एरा का इंटरनेशनल वर्डिक्ट है। अमेरिका अब इंस्पायर कम करता है और इंटीमेटेड साथ, और यही तब्दीली 21वीं सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में उसकी पोजीशन को सबसे ज्यादा रीडिफाइन कर रही हैं। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सवाल शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो अपने लिए ताकत, पैसा और सिक्योरिटी बनाता है और बाकी दुनिया को उसकी ताकत की कीमत अदा करने पर मजबूर करता है। अमेरिका के लिए वो शायद स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हो, लेकिन दुनिया के लिए वो एक वार्निंग है। जब पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के चलने लगे तो पीस सिर्फ लफ्जों में रह जाती है। सवाल ये नहीं कि ट्रम्प क्या करता है, सवाल ये है कि हम सच को पहचान पा रहे हैं या सिर्फ बेचा गया नैरेटिव देख रहे हैं। क्योंकि जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, जंग जहनों में होती है, और जब तक सवाल पूछे जाते रहें तब तक सच जिंदा रहता है।
जेफरी इप्स्टेन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आना मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री के उन लम्हों में से है जहां फैक्ट और परसेप्शन एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े नजर आते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते। एप्स्टीन एक वेल्दी फाइनेंसियर था जो 1990s और अर्ली 2000s में न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के अलाइड सोशल सर्कल का हिस्सा था। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज उसके नेटवर्क में शामिल थे। पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद फोटोग्राफ और पार्टी फुटेजेस ये कंफर्म करते हैं कि ट्रंप और एप्स्टीन उस दौर में सोशल एक्विटेंस थे। खासतौर पर महात्तन और पाम बीच इवेंट्स में कुछ फ्लाइट लॉग्स और कॉन्टैक्ट बुक्स में भी ट्रंप का नाम रिपोर्ट हुआ। लेकिन यहाँ सबसे पहली फैक्चुअल बाउंड्री समझना जरूरी है। किसी रिकॉर्ड में नाम का होना खुद ब खुद क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट का सबूत नहीं होता। इप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स में 100 हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर और रेफरेंसेस मौजूद थे। इस कनेक्शन का सबसे ज्यादा कोटेड मोमेंट 2002 का है, जब ट्रंप ने एप्स्टीन को टेरिफिक गाय कहा और ये रिमार्क भी किया कि वो यंग वुमेन पसंद करता है। एक ऐसा जुमला जो बाद में सामने आने वाले क्राइम से कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा डिस्टर्बिंग महसूस होता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट का दूसरा हिस्सा भी उतना ही अहम है। ट्रंप ने बाद में पब्लिकली कहा कि उसने एप्स्टीन को अपने क्लब से बैन कर दिया था और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कोऑपरेशन का दावा भी किया। अब तक पब्लिकली वेरीफाइड लीगल रिकॉर्ड्स में ट्रंप पर एप्स्टीन के क्राइम्स में कोई डायरेक्ट क्रिमिनल चार्ज या कन्विक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुई। इसलिए रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस एसोसिएशन और एक्विजिशन के दरमियान एक क्लियर लाइन ड्रा करता है। सोशल प्रॉक्सिमिटी कंफर्म है मगर कोर्ट प्रूवन पार्टिसिपेशन नहीं। फिर भी कहानी सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स तक महदूद नहीं रहती। यहाँ असल टेंशन एथिकल और स्ट्रक्चरल सवालों से पैदा होती है। जब एलाइट पावर नेटवर्क्स में इतने अरसे तक दोस्ती और एक्सेस रहती है तो क्या किसी ने रेड फ्लैग्स महसूस नहीं किया? यह पावर की चमक अक्सर अनकंफर्टेबल सवालों को धुंधला देती है। एप्स्टीन केस ने एक्सपोज किया कि अकाउंटेबिलिटी कई दफ़ा देर से आती है और जब आती है तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को शैडो में ले लेती है। ट्रंप का नाम उस नेटवर्क के अंदर इसी शैडो को गहरा करता है, चाहे कोर्ट रूम ने जुर्म प्रूव ना भी किया हो। डॉक्यूमेंट्री पर्सपेक्टिव से कहानी इल्जाम की नहीं बल्कि पावर और प्रॉक्सिमिटी की कहानी बन जाती है, जहां फैक्ट्स को इमोशन से अलग रखना जरूरी है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम का होना एक सवाल पैदा करता है, लेकिन कानूनी तौर पर सबूत और इल्जाम दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इन दोनों को मिक्स करना नैरेटिव को सेंसेशनल बना सकता है मगर फैक्चुअल नहीं। इसलिए सबसे एक्यूरेट बैलेंस फ्रेम यह है, सोशल कनेक्शन डॉक्यूमेंटेड है, क्रिमिनल लाइबिलिटी कोर्ट प्रूवन नहीं, और बाकी जो रह जाता है वो हिस्ट्री के उन सवालों में शामिल हो जाता है जो अक्सर कोर्ट रूम से ज़्यादा लंबा सफ़र तय करते हैं। लेकिन कुछ माहिरीन एक और नज़रिया भी पेश करते हैं। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी वार शुरू की, चाहे वो ट्रेड वार हो, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स हों या ईरान टेंशंस, ये सब सिर्फ सियासी फैसले नहीं थे बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी अपने असल किरदार को छुपाने की, ताकि नज़र उन पर ना टिके और असल सवाल कभी उठ ही ना सके। एक ऐसा गेम जहां दुनिया किसी और चीज़ में उलझी रहे और असल कहानी पर्दे के पीछे रह जाए। मगर सच क्या है ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। जब वह पावर से दूर होंगे, जब प्रेसिडेंसी ख़त्म होगी, तब शायद सच सामने आए। बट वन थिंग इज़ क्लियर, इन द वर्ल्ड ऑफ पावर नथिंग हैपन्स बाय द एक्सीडेंट। ये था ऐसे डिकोड जहां हम कहानी नहीं सिस्टम डिकोड करते हैं। ये थी वो पूरी कहानी और वो तमाम इल्ज़ामात जो ट्रंप के खिलाफ सामने आए, लेकिन असल फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आपके ख्याल में वो वाकई कसूरवार हैं या ये सब सिर्फ एक सियासी खेल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली अदालत में एक नए ऐसे डिकोड के साथ मिलते हैं।